अपनी COA की यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल वर्ड। अब अपन थोड़ा इसको फैमिलियर बनाते हैं। जो अपन ने पहले जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें ये वर्ड्स यूज हुए थे, सिलेक्शन ए, सिलेक्शन बी, सिलेक्शन डी, OPR। तो ये जो आंसर है ना, ये कनेक्टेड है। आपको पहले जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, उसका डायग्राम बनाना है, और एक और चीज आपको ये बनाना है, और इसमें मैं 2 टेबल और बताऊंगी, वो आपको बनाना है। फिर आपका वो आंसर पूरा कंप्लीट होगा, फिर आपको पूरे फुल नंबर मिलेंगे। ओके, तो उसमें सिलेक्शन ए जो था वो किससे कनेक्टेड था? मल्टीप्लेक्सर ए से। ये बी से कनेक्टेड था, और ये जो डिकोडर से कनेक्ट था, और ये OPR किससे था? ALU से कनेक्ट था। अब ये सब क्या है, ये अपन आज समझेंगे। कंट्रोल वर्ड इज डिफाइंड एज अ वर्ड हुज इंडिविजुअल बिट्स रिप्रेजेंट द वेरियस कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल वर्ड्स क्या होता है? बिट्स का ग्रुप होता है। बिट्स कितनी होती है? 0 और 1, और उनका ग्रुप होता है। और हर बिट जो होती है वो एक कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। तो कंट्रोल वर्ड क्या है? CPU के लिए इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ सिग्नल्स। मतलब कौन सा रजिस्टर यूज होगा, क्या ऑपरेशन होगा, और सब बिट्स डिसाइड करते हैं ये सारी चीजें। क्या डिसाइड करेंगे? कौन सा रजिस्टर यूज होगा और क्या ऑपरेशन होगा। To execute an instruction, the control unit of the CPU must generate the required control signal in the proper sequence. CPU को इंस्ट्रक्शन रन करने के लिए सिग्नल्स चाहिए। हमने देखा था लोड सिग्नल होता है, क्लॉक होता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में। अब CPU को इंस्ट्रक्शन रन करने के लिए भी सिग्नल्स चाहिए होते हैं। ये सिग्नल रैंडम नहीं होते हैं, ये प्रॉपर ऑर्डर में जनरेट होते हैं। जैसे एग्जांपल है, पहला डेटा लाओ, ALU में भेजो, फिर रिजल्ट स्टोर करो। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर में हुआ। ये सब कौन मैनेज करता है? ये सब कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। There are 14 binary selection inputs in the unit and their combined value specifies a control word. टोटल इसमें कितने बिट्स यूज होते हैं? 14 बिट्स यूज हो रहे होते हैं। ये सब मिलके एक कंट्रोल वर्ड को बनाते हैं। हर कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है। तो ये अपने कंट्रोल वर्ड का डायग्राम हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है? It consists of 4 fields. 3 fields contain 3 bits each and 1 field has 5 bits. ये यही बता रहा है कि ये सब कितनी है? 4 fields है मेरी। उसमें 3 fields के 3 bits हैं और एक field के 5 bits हैं। ये bits है अपने। तो कंट्रोल वर्ड जो है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, A, B, D और OPR। ये 3-3 बिट्स के हैं और ये 5 बिट्स के हैं, और ये टोटल मिला के कितने बिट्स बना रहे हैं? अगर तुम इनका सम करोगे तो 14 बिट्स हो जाएंगे। The 3 bits of selection A select a source register for the A input of the ALU. The 3 bits of selection B select a register for the B input of ALU. अब तुम्हें पता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में अपन क्या करते थे? अपन 2 इनपुट लेते थे, A और B ले लिया मैंने। फिर वो क्या करते थे? वो बाद में मल्टीप्लेक्सर में जाते थे। फिर मल्टीप्लेक्सर में एक A आ गया, फिर एक B आ गया, फिर वो मिलके दोनों ALU में जाते थे, वहां पे उनका सम होता था। इसमें भी यही हो रहा है। जो फील्ड जो है 3 बिट वाली डिसाइड करता है कि ALU का फर्स्ट इनपुट जो है A, वो किस रजिस्टर में जाएगा। मतलब ALU का इनपुट A जो है वो कौन से रजिस्टर से अपने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये R1 में आ गया A और दूसरा वाला R2 में आ गया। वैसे ही B फील्ड भी डिसाइड करता है कि ALU का जो सेकेंड इनपुट है B इनपुट, वो कहाँ से आएगा। तो B जो है मान लो मैंने R2 से दे दिया, तो अब ALU का सेकेंड इनपुट R2 में चला गया। The 3 bits of selection D select a destination register using the decoder and its 7 load output. D field decide करता है कि मेरा जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर होगा। decoder यूज होता है, 3 बिट आउटपुट होता है इसका, इसमें 7 आउटपुट लाइंस होता है, और उसमें से एक रजिस्टर जो होता है वो सिलेक्ट होता है। जैसे R3 सिलेक्ट हो गया तो ये जो है रिजल्ट वो मेरा R3 में स्टोर हो जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि OPR तो हुआ नहीं है, तो अब OPR से क्या होता है? The 5 bits of OPR select one of the operation in the ALU. अब OPR फील्ड डिसाइड करता है कि ALU क्या ऑपरेशन करेगा। जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो ऑपरेशन टाइप फिर सिलेक्ट होता है। The 14-bit control word when applied to the selection inputs specify a particular micro operation.
जब पूरा 14 बिट कंट्रोल वर्ड अप्लाई होता है ना, तो एक स्पेसिफिक काम होता है। वो स्पेसिफिक काम को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑपरेशन। जैसे अगर मैंने R1 R2 का सम करा था और फिर R3 में उसको सम स्टोर कर दिया, तो ये क्या है? एक माइक्रो ऑपरेशन है। द एनकोडिंग ऑफ द रजिस्टर सिलेक्शन इज स्पेसिफाइड इन टेबल 1। टेबल 1 आपको बताती है कि कौन सा 3 बिट कोड किस रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो, ये थोड़ा इग्नोर कर देना, ये आपको बना के आना है। जैसे कि 00 है बाइनरी कोड, तो इनपुट इसमें भी इनपुट आएगा, इसमें भी इनपुट आएगा, इसमें कोई नन रहेगा। R1 के लिए आप ये वाला बाइनरी कोड बनाओगे, सिलेक्शन डी में, बी में भी ये वाला कोड बनेगा, डी में भी ये बनेगा। R2 के लिए आप 010 वाला बनाओगे। और ये सब क्या है कि अपन याद है डिजिटल में अपन लिखते थे, ये 1 होता है, फिर 2 होता है, 4 होता है, तो इसका सम अपना 1 आएगा, इसका सम अपना 2 आएगा, इसका 3 आएगा, ऐसे 7 तक आ जाएगा। तो याद आराम से तुम्हारा एक टेबल बना दी तुमने। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। The function table for the ALU is listed in table 2. The encoding of the ALU operation for the CPU is specified in table 2. टेबल 2 बताती है कौन सा कोड कौन सा ऑपरेशन करेगा। ये मैंने रजिस्टर का डेटा दे दिया कि R7 का बाइनरी कोड 11 होता है, तो जब मैं R7 पे जाऊंगी तो मेरे को ये कोड बनाना पड़ेगा। बट अब जो ऑपरेशन मैं कर रही हूँ, प्लस माइनस इंक्रीमेंट और भी बहुत सारे ऑपरेशन अभी अपन देखेंगे, तो उनके लिए कौन सा कोड होता है वो टेबल 2 बताएगी। द OPR field has 5 bits and each operation is designated with a symbolic name. OPR के 5 बिट्स होते हैं, अभी अपन ने पहले ही देखा है। हर कोड का एक नाम है। अगर एडिशन है तो एडिशन का अपना एक कोड रहेगा, बाइनरी कोड। सब्ट्रैक्शन का अपना रहेगा। एंड ऑपरेशन करना है आपको, उसका अलग एक कोड रहेगा। तो जो टेबल 2 है वो क्या बताता है? ALU ऑपरेशंस का उसमें मैपिंग दिया है। ये है हमारी टेबल 2 एनकोडिंग ऑफ ALU ऑपरेशंस। मतलब ये टेबल ALU को कोड यानी जो काम है उसका मैपिंग देता है। मतलब कौन सा बाइनरी कोड OPR ALU कौन सा ऑपरेशन करेगा ये बताता है। सोचो कि ALU एक मशीन है, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट ऐड ये सब भी नहीं समझता है। उसको ना सिर्फ बाइनरी कोड 0 और 1 समझ में आते हैं। तो अब टेबल क्या करेगा कि उसने ये OPR सेलेक्ट जो ये कोड है ये दे दिए और ये अपने ऑपरेशंस हैं सारे। अगर कोड उसको ये मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसको समझ में आ जाएगा अच्छा ये कोड है, मतलब मेरे को इंक्रीमेंट करना है। अगर उसको कोड ये मिलेगा तो वो समझ जाएगा ओके मेरे को डिक्रीमेंट करना है। तो रियल में CPU के अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट ना एक कंट्रोल वर्ड भेजता है। जैसे अगर उसने ये भेजा है तो ALU इस कोड को देखता है और इंटरनली बोलता है ओ ये कोड मतलब इंक्रीमेंट। फिर ALU ऑपरेशन करता है। टेबल का काम क्या है? ALU को बताना कि कौन से कोड का क्या मतलब है। तो ये एक तरह से डिक्शनरी है ALU के लिए। अब जब 000 आएगा तो उसका वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा कर देगा एक और, ये उसका सिंबल होगा। जब 0001 आएगा तो वो इंक्रीमेंट करेगा। फिर ऐड के लिए ये कोड होगा, सब्ट्रैक्ट के लिए ये कोड होगा। अब देखो ये टोटल कितने सारे मैं तुम्हें एक अच्छा सजेशन दूंगी कि ये जो टेबल है ना पूरी मत करो क्योंकि भूल जाओगे। बट जो मेन है ना अपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ट्रांसफर ऐड सब्ट्रैक्ट वाले कर लो। एक अपन इसमें से लॉजिकल लॉजिकल वाला देख लो, एंड और में से कोई सा एक कर लो, और एक शिफ्ट लेफ्ट राइट ऐसा कुछ देख लो। क्योंकि ना सबसे इम्पोर्टेंट ना यही है टेबल। COA में आपको टेबल मिले वो पूरी बनाओ, डायग्राम मिले वो पूरे बनाओ। थ्योरी भले ही आप थोड़ी कम लिखोगे तो चलेगा, बट अगर डायग्राम आपने अच्छे से बनाया तो 80% आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। तो टेबल अच्छे से बना लो, डायग्राम अच्छे से बना लो, अपना काम हो जाएगा। ओके, ये टेबल को कैसे याद करना है अपन वो देखते हैं। तो अपनी टेबल का नाम एनकोडिंग ऑफ ALU ऑपरेशन। पहली वाली जो टेबल थी वो अपने रजिस्टर्स के कोड बता रही थी, और ये अपने ALU ऑपरेशन जो अपन करते हैं प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उनके कोड बता रही है। तो सबसे पहले अपना OPR सिलेक्ट
ये मेरे कोड्स, यहाँ पे कोड्स लिखते हैं। फिर आते हैं मेरे ऑपरेशन एंड देन सिंबल्स जो इसके होते हैं। अब इसको याद करने के लिए ना तुम 0 1 2 इतनी काउंटिंग तुम्हें आती, 0 1 2 अपन बना लेंगे। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये 3 4 अभी भूल जाओ। फिर आ जाएगा अपना 5, और 5 के बाद से जो अपनी 2 की टेबल है वो चलेगी। 5 के बाद क्या आता है, 4 वाला अपन ने भूल गए अपन 4। फिर आएगा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 8 जा 16। इतने हो गए। और बस एक लास्ट में 20 जो आता है, 2 10 जा 18 जो आता है 9 जा, और 2 10 जा 20, वो अभी भूल जाओ। उसके बाद डायरेक्ट आपको 24 लिख देना है। इतना हुआ। अब अपन इसके ऑपरेशंस देखते हैं। तो थोड़ा इसमें सबसे पहला आपको याद करना पड़ेगा, ऑपरेशन में ये होता है अपना ट्रांसफर। ट्रांसफर ए, पहला वाला ट्रांसफर ए होता है, और इसका क्या होगा, 0 0 0 0 0 बनेगा। ये कैसे बन रहा है, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 5 बिट्स आ रहे हैं। पता है ना, इसमें ओपीआर में 5 बिट्स आते हैं इनपुट, और जो बाकी सिलेक्शन है, सिलेक्शन बी और सिलेक्शन डी है, उसमें टोटल 3 बिट्स आते हैं। इसमें 5 बिट्स है। जब 0 0 हो गए सारे, ये 0 बन रहा है मतलब ये 0 0 हो गए, तब ट्रांसफर ए होगा और इसका सिंबल क्या होगा, TSF ए। ये हो गया। अब नेक्स्ट में अब क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ट्रांसफर के बाद इंक्रीमेंट होगा। 1 का बनाएंगे, 0 0 0 0 1। तब क्या करेंगे अपन, इंक्रीमेंट ए। अब इसका भी अपन सिंबल बनाएंगे, INC ए। अब उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इंक्रीमेंट प्लस है तो मतलब ऐड हो जाएगा, इधर ऐड का बनेगा एक, ऐड के लिए अपन 2 लिखते हैं, तो ये 0 0 0 1 0। ये क्या करेगा, ऐड ए प्लस बी हो गया। अब इसका सिंबल क्या रहेगा, नॉर्मल ऐड। फिर ऐड के बाद तो सब्ट्रैक्ट ही आएगा। अब सब्ट्रैक्ट का ऐसे बनेगा, 0 0 0, सॉरी ये 1 हो जाएगा, 1 0 1। 5 चाहिए ना अपने को। अब ये सब्ट्रैक्ट कर देगा प्रॉपर, इधर सब्ट्रैक्ट ऐसे और एडिशन ऐसे लिखना। अभी तो रफ में देख लो, ये a माइनस बी, तो अब ये अपना सब्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि माइनस है इसका मतलब डिक्रीमेंट होता है ये, तो ये अपना डिक्रीमेंट का बना देगा, डिक्रीमेंट ए। फिर वही DEC ए। अब इसका 6 आता है, 6 बना दो, 4 प्लस 2 1 1, बाकी अपने 0, ये बना दिया। अब फिर 8 है। अब ये सब हो गए, तुम्हें पता है लॉजिकल ऑपरेशंस भी आते हैं, तो अपना आएगा एंड। एंड होता है एक, फिर एक होता है और, फिर होता है एक एक्स और फिर नॉट। बस इतने रहेंगे अपने, एंड और एक्स और नॉट। अब 8 जो है वो मेरा किसके लिए होता है, एंड के लिए होता है, एंड ए एंड बी। 8 का बना लो, 0 1 0 0 0, ये मेरा एंड का हो गया। अब इसका नॉर्मल सिंबल एंड है। अब और जो है वो मेरा 10 होता है, 8 प्लस 2 10 बनेगा, 0 1 0 1 0। ये और हो गया, और ए एंड बी कर हो जाएगा, ये और हो गया। एक्स और मेरा 12 होता है, तो ये 8 प्लस 4 हो जाएगा, 0 1 1 0 0। और ये एक्स और भी किसका होगा, ए एंड बी। अब नॉट, यानी नॉट को आप कैसे लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ए। ये एक्सॉर का तो देखो ये बनेगा, एक्सॉर का भी अपना सिंबल, और नॉट का अपन कॉम्प्लीमेंट भी बोलते, कॉम्प्लीमेंट ए, और इसका हो जाएगा COMA। अब फिर अब अपने 14 तक हो गए, ये वाला 14 है, ठीक है। अब उसके बाद नॉट, ये अपने सबसे पहले अपन ने ट्रांसफर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये हो गया, एडिशन हो गया, और जो अपने एंड और थे ये सारे भी हो गए। नेक्स्ट जो होता है ना अपना 16 और 14, अब ये याद करना है, एक होता है शिफ्ट, अपना शिफ्ट ऑपरेशन, शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट। पहले अपना राइट को प्रायोरिटी देते थे, इसलिए पहले राइट फिर लेफ्ट।
ए को, ए लिख दो यहाँ पे, शिफ्ट राइट कर दिया ए को, इसमें शिफ्ट लेफ्ट कर दिया ए को। वैसे इसका ऑपरेशन क्या होता है, एस एच लिखते हैं, फिर राइट ए, फिर एस एच लेफ्ट ए। अब इसका कोड क्या है, 16 बना दो, 1 0 0 0 0। 24, 16 + 8 होता है 1 1 0 0 0, ये बन गया। तो ऐसे अपनी ऑपरेशन टेबल होती है और ये आपको लिख कर आना ही आना है। अगर तुम्हें अभी ऐसा फील आ रहा है कि देखो कंट्रोल वर्ड ना इतना अच्छे से समझ में नहीं है, वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है, मतलब अगर a + b अपने को करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो कैसे होगा, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी गारंटी ले रही हूँ कि तुम्हें ये समझ आ जाएगा पूरा कैसा बेस्ट। ओके, तो टेंशन मत लो, अपन नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। अभी थ्योरी थ्योरी देख लो कि कंट्रोल वर्ड क्या होता है, सिलेक्शन ए बी और डी। तो मैंने तुम्हें बोला था कि इस वीडियो में कंट्रोल वर्ड में जो जो तुम्हें डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो ऑपरेशन जो कि परफॉर्म होते हैं, जैसे R1 + R2, वो एक माइक्रो ऑपरेशन है। अब सबसे पहले थोड़ा कंट्रोल वर्ड एक बार रिवीजन करते हैं। A 14-bit control word is required to specify a micro operation in the CPU. एक छोटा सा बाइनरी कोड होता है जो CPU को बताता है क्या करना है। डिवाइडेड इंटू 4 फील्ड्स। 4 फील्ड्स कौन सी थी अपनी, सिलेक्शन ए, सिलेक्शन बी, सिलेक्शन डी और OPR। तो सिलेक्शन ए क्या करती है, वो कौन सा रजिस्टर ए इनपुट पे जाएगा, ALU के लेफ्ट साइड जो जाएगा वो सिलेक्ट करता है। बी क्या करता है, कौन सा रजिस्टर इनपुट बी पे जाएगा, मींस ALU के राइट साइड जाएगा। और सिलेक्शन डी क्या करता है, रिजल्ट किस दोनों रजिस्टर का जो ऑपरेशन करा है आपने सिलेक्शन ए और बी का, वो किस रजिस्टर में स्टोर होगा, ये अपना बताने का काम सिलेक्शन डी का होता है। और OPR क्या होता है, ALU कौन सा ऑपरेशन करेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट एंड एटसेट्रा जो भी करेगा वो ये बताता है। तो फाइनल आपको समझना है कि जो ये दोनों है ये क्या करते हैं, इनपुट सिलेक्ट करता है, ये ऑपरेशन डिसाइड करता है, और ये रिजल्ट कहाँ जाएगा ये बताता है। अब हम एक माइक्रो ऑपरेशन करेंगे कि ये कैसे होता है। सबसे पहले अपन इनकी लोकेशन देखेंगे कि मैंने अगर R2 और R3 सिलेक्ट करा है तो ये कहाँ पे आते हैं। दिस इज R2। तुम्हें वो टेबल याद है, मैं कौन सी टेबल की बात कर रही हूँ, ये टेबल की, ये टेबल याद है। मैंने लिया था R2 - R3, तो R2 मेरा कौन सा होगा, 2 है, मतलब 2 वाला कोड लिख दिया। और R3 कौन सा होगा, ये वाला कोड लिख दिया 3 वाला। ये सिलेक्शन ए में जाएगा, ये सिलेक्शन बी में जाएगा, और इन दोनों की वैल्यू लिख दी। और सिलेक्ट और इन दोनों का जो आउटपुट है वो मैं R1 में डाल रही हूँ, तो मैंने R1 की भी वैल्यू लिख दी 0 0 1। अब मेरे को ऑपरेशन कौन सा करना है, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन करना है। सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन करना है तो वो टेबल याद आई जो मैंने तुम्हें याद करवाई थी, ये रफ वाली। सबसे पहले होता है ट्रांसफर, इंक्रीमेंट, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट 0 1 2 से शुरू होता है, फिर 5 आ जाता है बीच में, फिर उसके बाद 2 की टेबल चलती रहती है 16 तक, फिर एक बीच में 24 कर दो। तो सब्ट्रैक्ट के लिए अपन यूज करते हैं 5 वाला, 0 0 1 0 1। तो ये मैंने इसका कोड लिख दिया। अब मेरा फाइनल कंट्रोल वर्ड क्या बनेगा, पहले हुआ क्या, सबसे पहले तो देखो R2 आया, उसने इनपुट लिया A इनपुट ऑफ ALU और R3 अपना B इनपुट ऑफ ALU बना। फिर उसके बाद R1 जो है वो मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर बना और ये ऑपरेशन हुआ। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, पहले सिलेक्शन डायग्राम याद है, पहले सिलेक्शन A होता है, फिर सिलेक्शन B होता है, और फिर सिलेक्शन D, देन OPR। बस वही सीक्वेंस में मैंने इनके जो बाइनरी कोड थे वो लिख दिए, हो गया काम मेरा। ये पूरा जो बाइनरी कोड है वो CPU को बोल रहा है कि R2 - R3 करो और रिजल्ट R1 में डाल दो। इस कोड का मतलब ये है, ये CPU ये समझ रहा है इससे। तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये वर्क कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज तो थी नहीं है। अब ना हम और माइक्रो ऑपरेशंस भी देखते हैं। तुम्हें याद है इंक्रीमेंट होता था, डिक्रीमेंट होता था, शिफ्ट राइट ए, शिफ्ट लेफ्ट ए, और लॉजिकल ऑपरेशन होते थे एंड, और वो सब कैसे होते थोड़े थोड़े अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेशन देखते हैं।
जो R6 है, R6 को मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ और उसका रिजल्ट भी मैं R6 में ही स्टोर कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा कि A इनपुट लेगा, उसमें R6 आ जाएगा। उसके बाद इंटरनली ना +1 होता है, इंक्रीमेंट A हुआ। फिर आपको B आउटपुट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रजिस्टर को 1 से इंक्रीज करना है, तो अपन वापस वैल्यू उसमें स्टोर कर देते हैं। ओके, इसमें इनपुट B की कोई इतना लोड नहीं रहता है। अब सेकेंड ऑपरेशन देखते हैं अपन, ट्रांसफर ऑपरेशन। ट्रांसफर होता था सबसे पहले तो मेन ट्रांसफर आया था, फिर इंक्रीमेंट आता था, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, फिर डिक्रीमेंट। तो ट्रांसफर ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे R7 है, वो उसका डेटा R1 में आ रहा है, मतलब R7 का डेटा डायरेक्टली R1 में देना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, ट्रांसफर A कर दूंगी, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा बिना किसी चेंजेस के। अब एक आउटपुट ऑपरेशन देखते हैं। अब ये आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है, रजिस्टर को डेटा बाहर भेजना है, आउटपुट निकलेगा तो कोई डेटा बाहर दिखेगा आपको, है ना। तो इसमें रजिस्टर जो होता है वो मेरा A इनपुट होता है, और यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन रजिस्टर नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफर A यूज हो जाता है, मतलब उसने ट्रांसफर कर दिया डाटा को, सिस्टम के बाहर भेज दिया। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब इनपुट वाले में क्या होगा, इनपुट टू आउटपुट अगर आपको ट्रांसफर करना है, मतलब मेरे को डायरेक्ट इनपुट से आउटपुट को दे देना है, तो उसके लिए ना याद रखना कि कंट्रोल वर्ड जीरोस यूज होंगे, सारे जीरो। बी फील्ड है तो सारे जीरो हो जाएंगे। ये स्पेशल केस होता है, डायरेक्ट पास हो जाएगा ये जब आप 000 लिख दोगे तो। अब क्लियर रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर को जीरो करना। तो जीरो करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, XOR गेट का यूज करना पड़ेगा, तो फिर ये अपना जीरो हो जाएगा। मतलब अगर दोनों सेम है और XOR है तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। अगर 5 भी है और फिर XOR है तो भी ये जीरो हो जाएगा। इसीलिए इससे ना रजिस्टर जो है मेरा वो क्लियर हो जाता है। हैंडलिंग अनयूज्ड फील्ड्स क्या होती हैं, तुम्हारे पास ना कंट्रोल वर्ड्स में टोटल 4 फील्ड होती है। सिलेक्शन है, सिलेक्शन बी, सिलेक्शन डी, OPR। अब मान लो किसी भी ऑपरेशन में कोई फील्ड यूज नहीं हो रही, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ट्रांसफर वाला अपन ने देखा था, उसमें क्या हो रहा था, R7 अपना डेटा R1 को दे रहा था, तो इसमें इनपुट A में तो यूज हो रहा है, बट B का कोई काम नहीं है, एक से ही काम हो रहा है। तो सिलेक्शन बी का तुम क्या करोगे, सिलेक्शन बी तो यूज ही नहीं हो रहा, तो उसमें आपको 000 पुट करना है। अब वाई 000, क्योंकि हार्डवेयर को ना क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, अगर तुम रैंडम वैल्यू डालोगे तो गलत रजिस्टर सिलेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको 000 डालना होता है। ये सेफ होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होता है। 0 का मतलब ही होता है कि भाई इस फील्ड को आपको इग्नोर करना है। अब हम बोल देते नहीं, हम नहीं आ रहे, डायरेक्ट बोल दिया, पर कंप्यूटर को तो नहीं समझ में आएगा कि ये यूज नहीं करना है मुझे, तो वो क्या करोगे, आपको 0 यूज करना पड़ेगा, 3 0। 3 0 क्यों, क्योंकि अपना सिलेक्शन बी पे अपन 0 डाल रहे हैं, और सिलेक्शन बी अपनी 3 बिट्स की होती है। अब कंट्रोल मेमोरी कॉन्सेप्ट, कंट्रोल मेमोरी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लिखकर आ ही जाना है इसके बारे में। हर माइक्रो ऑपरेशन के लिए हर बार कंट्रोल वर्ड मैन्युअली बनाना पड़ते हैं, उससे क्या होगा, बहुत स्लो हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मुझे कंट्रोल वर्ड बनाना पड़ेगा ना, अगर मुझे एडिशन करना है तो पहले मेरे को 0 0 कोई रजिस्टर का कोड लिखना पड़ेगा दोनों, फिर मुझे डेस्टिनेशन रजिस्टर का कोड लिखना पड़ेगा, फिर मुझे OPR का कोड लिखना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा मुझे। तो कंट्रोल वर्ड्स को मेमोरी में ना स्टोर कर देते हैं, और इसको बोलते हैं कंट्रोल मेमोरी। क्या हुआ इसमें, मैंने क्या बोला कि कंट्रोल वर्ड्स को मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, और उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल मेमोरी। मतलब तुम हर बार रेसिपी याद करके तो नहीं बनाते हो, तो हम क्या करेंगे, हमारी रेसिपी है वो लिख के रखते हैं, ताकि जब मेरे को बनाना हो तो मैं बार बार तो याद करूंगी नहीं, तो मैं मेरी रेसिपी देख लूं। वैसे ही CPU जो है वो कंट्रोल वर्ड्स को स्टोर करके रखता है, इसमें रेडीमेड इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेमोरी में स्टोर होते हैं, समझे, ताकि बार बार तुम्हें चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़े। बट अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें तो टेबल याद करनी पड़ेगी, नो ऑप्शन।
नेक्स्ट है मेरा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। अब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है? अब यहाँ ना एक मैजिक होता है। सीपीयू क्या करता है? कंट्रोल मेमोरी से एक कंट्रोल वर्ड उठाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट उठाता है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चलता रहता है। अब इसमें क्या हो रहा है? एक सीक्वेंस में जो माइक्रो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसी को हम कहते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। जैसे यूट्यूब की प्लेलिस्ट जो है ऑटो प्ले होती है, तुम अगर कोई डीएसए कर रहे हो तो तुम क्या करते हो? प्लेलिस्ट देख लेते हो, पहले वीडियो 1 खत्म होती है, फिर 2, फिर 3। वैसे ही कंप्यूटर में भी कंट्रोल वर्ड 1 हुआ, फिर कंट्रोल वर्ड 2, ऐसे काम चलता रहता है। जो सीपीयू है वो एक मिनी प्रोग्राम फॉलो करता है जो माइक्रो ऑपरेशंस को चलाता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। सब कुछ जो है अपना इस कंट्रोल वर्ड का वो डिपेंड करता है सिलेक्शन ए, सिलेक्शन बी, सिलेक्शन डी, ओपीआर में। अगर तुम वैल्यू चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? इनपुट भी चेंज हो जाएगा, ऑपरेशन भी चेंज हो जाएगा और आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, और पूरा ऑपरेशन तक चेंज हो सकता है। बाइनरी कोड की वैल्यू सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो कंट्रोल वर्ड क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है हार्डवेयर के लिए जो बताता है कि जो मेरा डेटा है वो कहाँ से आएगा, क्या ऑपरेशन होगा और मेरा रिजल्ट है वो कहाँ जाएगा। हार्डवेयर जो होता है वो हमेशा सेम होता है, बट जो बिहेवियर है उसमें क्या हो रहा है वो मेरा कंट्रोल वर्ड ही डिसाइड करता है। और माइक्रो ऑपरेशंस वो ऑपरेशन होते हैं जो कि कंट्रोल वर्ड के थ्रू अपने सीपीयू में होते हैं, प्लस माइनस और ट्रांसफर, इंक्रीमेंट, ये सब। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया और सारे डाउट्स अब तो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।